अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का एक बार फिर रुख कर लेती हूं। तो यहां पर राजीव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं, क्या 2014 का अपना प्रदर्शन दोहराने में इस बार 2024 में क्या बीजेपी, क्या एनडीए गठबंधन सफल होता दिख रहा है? क्योंकि इस बीच बहुत चुनौतियां यहां पर गठबंधन में बहुत बड़ा, अपने गठबंधन को भी और बढ़ाते हुए संजय निषाद, राजभर, उन सबको भी शामिल किया। और वहीं अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करूं तो वहां पर भी बड़ा बदलाव हुआ। अब बुआ बबुआ के बजाय अब यहां पर दो लड़कों की जोड़ी नजर आ रही है। तो ऐसे में सियासी गणित पूर्वांचल का क्या कह रहा है? जिस तरह से आज 22 घंटे का वास बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कर रहे हैं, क्या उसका फायदा आजमगढ़ तक मिलेगा भाजपा को? देखिए पूजा, पूर्वांचल की 26 सीटों पर 2014 में 25 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव 2014 में जीते थे। 2019 में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। जहां तक प्रधानमंत्री के बनारस से चुनाव लड़ने की बात है, प्रधानमंत्री बनारस चुनाव इसीलिए लड़े कि उत्तर प्रदेश की का समीकरण और आसपास की सीटों पर उसका प्रभाव पड़े, और 2014 में ये प्रभाव पड़ा भी, और ज़्यादातर सीटें आजमगढ़ को छोड़ के बीजेपी के खाते में गईं। लेकिन उसके बाद 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ, 2022 में जब अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, तो 19 और 22 में भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे इलाके में कई जिले तो ऐसे थे जहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो इस तरह से अगर 19 और 22 के इलेक्शंस को आप पीछे देखेंगे तो पूर्वांचल विपक्ष का एक मजबूत गढ़ के तौर पर उभरा है। 2022 में गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में, मऊ में, बलिया में, इनमें दो जिलों में तो सुपड़ा ही साफ हो गया, बीजेपी का खाता नहीं खुला। तो पूर्वांचल के नतीजे जिस तरह की उत्तर प्रदेश विधानसभा में आए और बीजेपी पूर्ण बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटों के साथ जीत करके सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने ये समझ लिया कि पूर्वांचल को साधने के लिए कुछ जातिगत समीकरण को और साधना होगा, और उसी फेर में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को फिर से बीजेपी के खेमे में लाने का काम किया पूर्वांचल को साधने के लिए। देखिए जो नतीजे हैं, जो अभी तक 2019 के जो नतीजे आए, प्रधानमंत्री मोदी की सटती हुई चंदौली सीट से 10-12 हजार से महेंद्र नाथ पांडे चुनाव जीते थे, और इसके अलावा जौनपुर उससे सटी हुई सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। लालगंज की सीट है, भारतीय जनता पार्टी हार गई। आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। गाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। घोसी की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो बनारस से सटी सीटों पर भी बीजेपी पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाई थी। सपा बसपा गठबंधन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का पूरे पूर्वांचल में कोई उस तरीके का जनाधार नहीं है जैसे बसपा और सपा का है, और बसपा इस इलाके में उसके कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मायावती अभी छठे और सातवें चरण में किन किन उम्मीदवारों का टिकट बरकरार रखेंगी, किसका काट देंगी, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस इलाके में जहां छठे और सातवें चरण का चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्होंने अपने खेमे में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और दूसरे लोगों को शामिल करके बहुत हद तक इस बार रणनीति बनाई है। और दूसरी बात है कि उम्मीदवारों का चयन भी इस इलाके में कुछ इस तरीके का किया गया है। तो अगर आप देखें तो अभी भी पूर्वांचल में जो लड़ाई होगी, और दूसरी बात देखिए, कई बात दर्शकों को मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जहां अभी पूजा कर रहे थे, गंगा पूजन कर रहे थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी वहीं पर बना हुआ है। पूरे देश और दुनिया में उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। बनारस सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाला शहर उत्तर प्रदेश का हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बना है, बनारस में पैदा हुआ व्यक्ति भी और बनारस कभी भी गया हुआ व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऐसा कभी बन सकता है। वो बना और उसकी चर्चा हर तरफ है। लेकिन आपको जान के अचरज होगा कि 2022 का चुनाव, योगी सरकार में मंत्री रहे, वो शहर दक्षिणी विधानसभा है, नीलकंठ तिवारी मंत्री थे 5 साल के, और वो चुनाव लड़ रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चुनाव क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल गईं, और किसी भी तरीके से जा करके अंततः वो सिर्फ 10,000 वोटों से सीट बीजेपी जीत पाई, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और जहां प्रधानमंत्री या गंगा पूजन, दशाश्वमेध आरती जहां पर होती है, उस इलाके की बात मैं कर रहा हूं।
2022 के चुनाव में। उसी में दयाशंकर मिश्र वहाँ के एक लोकल लीडर थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था, जो कांग्रेस से आए थे बीजेपी से, उन्होंने जोर लगाया और उसके बाद जाकर के बीजेपी 10,000 वोट से जीती। इसका उनको पुरस्कार ये दिया गया कि बिना किसी चुनाव लड़े, बिना एमएलसी हुए योगी सरकार में उनको शपथ ग्रहण कराया गया। जो मंत्री वहाँ से विधायक बने थे वो मंत्री नहीं बने। दयाशंकर मिश्र दयालु, उनको सीधे बिना किसी सदन का सदस्य हुए उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया कि कम से कम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दक्षिणी विधानसभा को उनको बचाने जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये चुनाव जब होता है तो अलग तरह से, और मैं ये जो बात कह रहा हूँ, ये कोई यकीन नहीं करेगा कि जहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और दशाश्वमेध घाट है, बीजेपी वहाँ 10,000 वोटों से जीती, जबकि बगल की और दूसरी जगहों पर 25,000, 30,000, 40,000 के वोटों से जीती थी। तो कई बार राजनीतिक समीकरण इस तरह के होते हैं। तो अभी पूर्वांचल का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत इस बार कांटे की टक्कर वाला होगा, क्योंकि पूर्वांचल की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती भी थी नरेंद्र मोदी को छोड़ करके, उनका जीतना तय ही है इस बार भी, तो उन सीटों का मार्जिन भी, बगल की सीट चंदौली थी उसका भी मार्जिन बहुत कम था। तो इस बार लड़ाई किस तरह की होगी, किस तरह की तो नहीं, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी होगी पूर्वांचल में। तो बहुत तगड़ी यहाँ लड़ाई होने वाली है और इसलिए बहुत मेहनत यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दिख भी रही है। अब इस बार इस लड़ाई में कितना सफल होते हैं। और वहीं अगर क्षेत्रीय दलों की बात की जाए, खासतौर से अगर इंडी गठबंधन की, हम इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वो जो वोट बैंक में जो सेंध मारी जो 2014 में लगी थी, उसे कुछ हद तक वापस ला पाए थे अखिलेश यादव। इस बार कितना सफल होते हैं, क्योंकि इस बार गठबंधन में भी कई तरह के बदलाव हैं।